दोस्तों, कोई टेढ़ा सवाल नहीं, एक सीधा सवाल पूछा था। सवाल यह था कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया, बयान यह कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी कि वहां बने आतंकी अड्डों पर हमला होगा। उसके बाद राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा, कितना नुकसान हमारी सेना को भी हुआ है, क्या कोई एयरक्राफ्ट मार गिराया गया। उसको राष्ट्रद्रोह से जोड़ा जा रहा था। हमारे देश के तमाम एंकर, पूरी की पूरी मीडिया, बीजेपी, मोदी सरकार, बीजेपी के नेता सब टूट पड़े थे। अब सीडीएस ने खुलासा कर दिया, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उससे साफ जाहिर होता है नुकसान हुआ है। लेकिन अब एक नया शिफूगा छोड़ा जा रहा है। जानते शिफूगा क्या है? कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है कि विदेशी मीडिया को जाकर सीडीएस बयान देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हमें क्यों नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या आपने कभी पूछने की हिम्मत जुटाई? क्या आपने ये जानने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि आप तो चरण चाटुकारिता में लगे थे। अब कैसे छाती पीटने में लगे हैं, जरा वो आपको दिखाऊंगा कि तनाव के बीच पाकिस्तान को आईएमएफ ने अपना खजाना खोल कर दे दिया। तो वहीं अब एक और खबर आई है कि एक और जगह से फंडिंग पाकिस्तान को हो गई है। लेकिन सवाल मत पूछना कि कितने देशों ने खुलकर हमारे देश का इस पूरे तनाव में साथ दिया। आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी के एक बड़के नेता ने कैसे टेंशन बढ़ा दी मोदी सरकार की। दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस पहुंच गया है मोदी सरकार के पास कि जवाब दीजिए। इन जवाबों से अब आप भाग नहीं पाएंगे। और इसी के साथ दिखाऊंगा बात बात पर गंदगी उगलने के लिए पहचानी जाने वाली शर्मिष्ठा, जिनको लेकर अब राइट विंग, खास तौर पर अमित मालवीय जैसे लोग और पवन कल्याण कह रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए था। उसी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। किसने उकसाया, इसका दावा है। और अब यह सवाल है कि क्या इनमें से कोई एक वकील शर्मिष्ठा के समर्थन में उतरा? कौन वो वकील है जो शर्मिष्ठा का केस लड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज ये सारी खबरें जरा गौर से देखिए दोस्तों, इनसे पता लगेगा ये दूसरों को भड़काकर कैसे आसानी से भाग जाते हैं। इन्हें जवाब भी देना होगा। अब ये छाती भी पीटेंगे। सबसे पहली खबर, रवीश कुमार ने एक ट्वीट लिखा, उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये गोदी मीडिया छाती पीट रही है। क्यों? सीडीएस ने उस सवाल का जवाब दे दिया जिस सवाल पर यही गोदी मीडिया अपने ही यहां के विपक्ष को देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी घोषित करने में जुटी थी। देखिए, सब कह रहे हैं सीडीएस को भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए। कोई ये नहीं बता रहा है कि उनसे किसी ने इंटरव्यू मांगा भी था। लड़ाकू विमान गिरने की खबर अपने चैनल और अखबार में कौन पूछ रहा था और लिख रहा था? बताइए, किसने लिखा? नहीं, उन्होंने कहा, साहब ने कहा, साहब की बात मान ली आपने। 11 मई को हिंदू के दिनकरन पेरी ने यह सवाल किया था। उसी सवाल के जवाब में काफी इशारा था। उसे लेकर गोदी चैनलों ने क्या खबर चलाई थी? क्या इंटरव्यू मांगा था? क्या सभी उस चुप्पी का हिस्सा बन गए जो किसी को महान बनाने के लिए साधी गई थी? ऐसे लोग आक्रोशित हो रहे हैं जैसे रक्षा प्रमुख को ही फोन करना था कि एंकर भाई लाहौर से लौट आए हैं, हो तो मेरा इंटरव्यू कर सकेंगे। बताइए, किसने इंटरव्यू मांगा था? बिल्कुल सही सवाल है। किसी ने इंटरव्यू क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आप तो अपने ही देश के विपक्षी पार्टी के सवाल पूछने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित करने में जुटे थे और अपने आप को घनघोर राष्ट्रवादी। आपकी जीभ 8-8, 9-9 गज लंबी हो गई थी और चरण चाटने में लगे हुए थे, क्योंकि आपका सच से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, आदित्य राज कौल है, इनका पहले मैं थोड़ा परिचय आपको करा दूं कौन है। ये अपने आप को सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर लिखते हैं, टीवी9 भारतवर्ष के नेटवर्क के हैं। इन्होंने एक बात लिखी है, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा। इन्होंने 5 सवाल उठाए हैं। इन्हीं के सवाल के बाद शायद रवीश कुमार ने और इन जैसे पत्रकारों के बाद रवीश कुमार ने लिखा, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फॉर द पीपल मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इन इंडियन नेशनल सिक्योरिटी apparatus। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में रणनीतिक संचार का प्रबंधन करने वाले लोगों के लिए असहज प्रश्न है। क्या है? पहला, सीडीएस को ब्लूमबर्ग और राइटर्स को साक्षात्कार देने के लिए क्यों कहा गया, वह भी नई दिल्ली में, भारतीय बाजार के बजाय सिंगापुर में? सवाल है, ये किसने कहा, क्यों किया? लेकिन सवाल यह भी है, क्या आपके चैनल ने कभी जानने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है? कभी पूछा आपने? नहीं। आप तो ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर की वजह से कैसे उनके रगों में गर्म खून, ठंडा खून, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, उसी खबर को दिखाने में व्यस्त थे। दूसरा, जब आप ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की शुरुआत से ही कोई संख्या बताने को तैयार नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जेट के नुकसान की बात क्यों स्वीकार की? हाँ, ये दूसरा सवाल वाजिब है। ये क्यों? दरअसल इसका जवाब मैं दे देता हूं। अगर आप सीधे सीडीएस से सवाल करते तो यकीन मानकर चलिए, सीडीएस कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। वो स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। वो जानते हैं उनको किस दायरे में रह के कितनी बात बोलनी है,
कैसे बोलनी है, लच्छेदार तुकबंदी नहीं करते। वो स्पष्ट बात करते हैं और बिल्कुल सलीके से बात करते हैं। वो अनुशासन में रहकर बात करते हैं, उनको सब पता है। लेकिन यहां राजनीति होती है, इसीलिए पहले तो आपने किया ठीक है, लेकिन अगर उनसे सवाल किया जाता तो तब भी यही जवाब देते। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से जेट कमांड कंट्रोल सेंटर और एएफएस के नुकसान के बारे में एक बात क्यों नहीं की गई, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के रूप में कहानी पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अच्छा, इन इंटरव्यूज के लिए किसने और क्यों कॉल किया, इसका उद्देश्य और तात्कालिकता क्या थी, इस पर सवाल। क्या सीडीएस को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई और उन्हें तैयार नहीं किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनसे क्या पूछेगा। अब मतलब सीडीएस को तैयार किया जाए। अब सोचिए ये स्थिति पैदा हो रही है क्यों, क्योंकि मोदी सरकार जिस बात को छिपाने में और दबाने में जुटी थी, जिससे उनकी महामानव वाली छवि को चोट ना पहुंचे, उसे चोट पहुंची, तो अब उनके साथ के लोग तो थोड़े परेशान हो गए। सीडीएस को समझाना है कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। पहले नरेंद्र मोदी को समझाओ कितना बोलना है, कहां बोलना है और कैसे बोलना है। सोचिए ये अपने देश के सेना प्रमुख को ही समझाने में जुटे हुए हैं। खैर आइए आ जाते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर। तो भाई साहब ने एक हैंडराइटिंग कोई है, हाथों से लिखा हुआ एक लेटर है, उसके बाद एक और है, दो लिखते हैं और इस पे कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन तुम्बा फेरी से ना आए। कांग्रेस पार्टी के सारे विदेशी ताकत अपने भारत को कमजोर करना चाहती है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ये 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री रहे। श्री चौहान साहब का हाथ से लिखा नोट है। यही दस्तावेज आपको बता देगा कि युद्ध के समय उसके बाद भारतीय सेना की किसी भी नीति का खुलासा भारत सरकार कभी नहीं करती। 1966 और 1971 में इंदिरा गांधी जी ने भी यही संसद में कहा था। इसलिए आज तक 62, 65, 71, 47, 48 और 99 युद्ध तथा भारत के श्रीलंका मालदीव ऑपरेशन ब्लू स्टार का दस्तावेज सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। मोदी विरोध में देश बेचना कोई कांग्रेस से सीखे क्या, यही बात आप सीडीएस से कह देंगे क्या? क्योंकि सीडीएस ने तो रणनीति बता दी ना। रणनीति क्या, उन्होंने ये पूछा था कि कैसे आपने मारा था, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कितना नुकसान हुआ, और अगर उस नुकसान का जवाब देना इनके हिसाब से देश बेचना है तो सीडीएस के लिए आप क्या कहेंगे? सोचिए ये इनकी मानसिकता है। ये आदमी तब जब ये विदेशों में बैठकर ये कर रही है, ये मोदी, अगर ये लोग आप सोच रहे हैं बीजेपी के सांसदों को इसलिए भेजा, नहीं, ये सारे के सारे जो भेजे गए थे ये भेजे देश के लिए नहीं गए, गलत सोच रहे हैं आप। ये भेजे गए हैं मोदी का जो कद है वो वहां विदेश में बना रहे और वहां से 1-2 करोड़ अच्छे आते रहे, यहां माहौल बनाते रहे। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें पता भी नहीं है कि इनके आसपास के देश अब भारत के दोस्त है भी नहीं है। ऐसे ही सांसदों की वजह से। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उग्र होते जा रहे हैं, उनके बयानों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन लगातार दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। वे घर में घुसकर मारने और सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों में भी तल्खी आ गई। वे कह रहे हैं कि 4 दिन की जंग तो केवल वार्म अप थी, यानी असली लड़ाई अभी लड़ी जानी। सवाल उठता है कि देश के 2 प्रमुख नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये उनकी खिसियाट है, भड़ास है जो बयानों में निकल रही है? क्या जंग को राजनीति में भुनाने की हड़बड़ी है? क्या ये सरकार पर लगातार उठ रहे सवालों से पैदा हुई चिड़ है? बिल्कुल सही। ये तो साफ दिख रहा है सरकार ठीक से जवाब नहीं दे पा रही कि पाकिस्तान पर हमला करके उसने हासिल क्या किया। वह तो पीओके पर कब्जे की बात कर रही थी, मगर पाकिस्तान की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकी। इससे उसके अपने समर्थक ही बुरी तरह से निराश हो गए। दूसरा सवाल ये उठता है कि कहीं ट्रंप के हाथों हुई फजीयत ने उन्हें बेचैन कर दिया है और वे अपने बयानों से लाज को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनैतिकता विफलता से वे बुरी तरह विचलित हो गए। और तीसरा सवाल, क्या सचमुच सरकार को लगने लगा है कि उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए एक और जंग लड़नी पड़ेगी और इसके लिए वे देश का मानस बनाने में जुट गई है? ये हमला या ये जंग बिहार चुनाव के पहले किया जा सकता है क्या? बिल्कुल इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि अब आपकी सिर्फ खिसियाट है। हौंक दिया जाएगा, गरम सिंदूर, ये डायलॉग बाजी से देश नहीं चलते। अब आइए फर्स्ट पोस्ट की खबर है, बहुत बड़ी खबर है। वेंटेज ऑन फर्स्ट पोस्ट है, द वर्ल्ड बैंक हैज अनवील्ड ए $40 billion इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान, कॉलिंग इट ए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। IMF ने अभी $1 बिलियन का कर्ज दिया, लेकिन अब इन सब के बीच क्या खबर निकल कर आ रही है? खबर ये निकल कर आ रही है $40 बिलियन का भी है। आप बार बार ये कहते रहे पाकिस्तान का ये हुआ, पाकिस्तान को देखिए कैसे भी कुछ भिखमंगा देश अपने आप को कहां तक भुना कर ले गया, ये सारी चीजें। अब आइए तेजस ने खबर लिखी, दिल्ली हाईकोर्ट हैज इश्यूड नोटिस टू मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट को एक दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, किसमें इन सुब्रमण्यम स्वामी की पिला आई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका डाली, उसके एवज में दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को एक नोटिस दिया है, जिसमें RTI के अंतर्गत चीन ने जितना कब्जा किया जमीन पर उसको लेकर जानकारी देनी थी, जिससे बचते नजर आ रहे थे। अब कह दिया गया है कि देनी तो पड़ेगी, इस पर मतलब नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नहीं कहा गया भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब आइए, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से हमला बोला है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने हाल ही में घर घर सिंदूर बांटने वाले प्लान पर
मोदी जी को जमकर फटकार लगाई थी, उसके बाद बैकफुट पर आ गई बीजेपी। मैं स्टेडियम अपने नाम पर नहीं बनवाती हूं, मुझे अपने प्रचार की जरूरत नहीं है। आपने यानी मोदी स्टेडियम बनवाया और सभी मैच वहां आयोजित कर रहे हैं। सभी मैच गुजरात में ही क्यों रहे, मुझे सब पता है। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो आपकी यानी पीएम की सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी जो आपने बाहर कमाई। कमाई कहां है मैडम, कमाई होती तो अब तक दिख रही होती। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जरा इनको भी सुन लिया जाए। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, योगी जी तो पावरफुल है ही। खैर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता ज्यादा पावरफुल होती है और किसी एक मुख्यमंत्री को ज्यादा पावरफुल नहीं बताना चाहिए। खैर ये इनकी अपनी सोच की। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा सोचते हैं क्या करें। अब चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, कविश अजीज की रिपोर्ट है। अंदर की खबर सुनिए। शर्मिष्ठा के केस में सबसे पहले 3 राइट विंग के इन्फ्लुएंसर ने उसका वीडियो डाला। एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट उपनाम झा ऑन रिकॉर्ड ने भी उसका वीडियो फैलाया। कल जब गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले झा जी ने केस लड़ने के लिए 17 लाख रुपए कैश मांगे। शर्मिष्ठा का परिवार कुछ हद तक संपन्न है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक दिन में 17 लाख का कैश का इंतजाम करे। फिर बाकी सभी सवर्ण वकीलों ने भी केस फ्री में लेने से मना कर दिया। सबने कम से कम 5 लाख एडवांस कैश मांगा। इन सब के चलते शर्मिष्ठा का बेल एप्लीकेशन कमजोर हो गया। आनंद फानन में एक मुस्लिम वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन फ्री में केस लड़ने को राजी हो गए और उनको उम्र देखकर तय आ गई। हालांकि उनको उतना समय नहीं मिल पाया कि वो स्ट्रांग पिटीशन तैयार कर सके। फिर भी पुलिस कस्टडी से बचवाकर जुडिशियल कस्टडी में राहत दिलवा दी। जिन मुसलमानों को शर्मिष्ठा गाली दे रही थी उन मुसलमानों में से एक मुसलमान ने ही उसको पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर से बचा लिया। यकीन मानकर चलिए जब ये बाहर आएंगी इन्हें हकीकत इनके पिता माता पिता के जरिए पता लगेगी कि कैसे इनको उकसाने वाले, गाली दिलवाने वाले, जाहलियत फैलाने वाले भाग खड़े हुए। यकीन मानकर चलिए इनके सुर बदलेंगे। अभी इनको पता नहीं शर्मिष्ठा को क्या हुआ है। तो कविश अजीज ने एक और लिखा, चंदन नाम के लड़के ने शर्मिष्ठा से भड़काऊ वीडियो अपलोड करने को कहा था और ये कहते हुए कि वो हैंडल कर लेगा। जब वीडियो वायरल हुआ और शर्मिष्ठा के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा तो चंदन ने मदद के बजाय शर्मिष्ठा को हर जगह ब्लॉक कर दिया। मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर उससे ये सब करवाया गया है, शर्मिष्ठा के पिता कहते हैं। अपने माता पिता की बात तो सुनेंगी ना शर्मिष्ठा बाहर आकर। और चंदन कौन है इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि इसी चंदन नाम के व्यक्ति का 2 जगह नाम और आया था। 2 जगह कौन सा वो बता देता हूं आपको जाने से पहले, जिससे आप समझ लें कि जब आपको पता होगा कि किस तरह हिमांशी के बारे में, हिमांशी नरवाल के बारे में गंदगी उगली जा रही थी। ये चंदन नाम का एक ट्विटर हैंडल गंदगी उगल रहा था, बहुत गंदगी, आपने वो सुनी भी होगी। ऐसे हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी के बारे में जो गंदगी उगली गई थी वो भी इसी की आईडी से उगली गई थी। तो कौन है चंदन जिस पर कार्रवाई करने, जिस पर हाथ डालने से बचती है सरकार। नमस्कार।